आज हमें देखना है प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम किसे कहते हैं, है ना। प्रोग्राम कह लो, प्रोग्रामिंग कह लो, सब एक ही चीज होते हैं। आपको पता है कि जो लैंग्वेज होती है, इसके थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, संस्कृति। लैंग्वेज के थ्रू क्या क्रिएट कर सकते हैं, संस्कृति। हाँ सर। संस्कृति, लैंग्वेज के थ्रू क्या क्रिएट कर सकते हैं। कल पढ़ाया मैंने, क्या कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू, नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सर सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उससे हम प्रोग्राम बना सकते हैं, ध्यान से सुनना। और प्रोग्राम को मिला दिया जाए तो वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो अगर हायरार्की देखो तो फाइनल रिजल्ट जो है वो सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब दूध में से पहले मक्खन निकाला फिर घी बन गया, पर फाइनल रिजल्ट तो घी है, उसके बाद तो कुछ बनना ही नहीं है। तो कभी भी ध्यान रखना, लैंग्वेज के थ्रू डायरेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं बनते, बीच में हमें पहले प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं पहले लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की हमने डेफिनेशन देखी थी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के समूह को क्या बोला जाता है, लैंग्वेज। तो प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है लाइन, स्टेटमेंट्स। सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम बोलते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये मान के चलो कि जैसे मैं कोई भी कोडिंग कर रहा हूं, जैसे आपने C++ कोई भी लैंग्वेज की कोडिंग पढ़ी है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, तो ये जो लाइन्स हैं इन्हें हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जितनी भी लाइन है इनको एक नाम क्या दिया, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स। अब ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको हम एक नाम से सेव कर देते हैं। जैसे मैं सी का प्रोग्राम बना रहा हूं, मान के चलो सी का या C++ का, या हम बात करें जावा का, कोई सा भी प्रोग्राम बना रहा हूं, तो मान के चलो इस फाइल का नाम मैंने दे दिया f1.java। ये मैंने इस फाइल का नाम दे दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा C++ या जावा के थ्रू बना हुआ एक प्रोग्राम हुआ। ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या लिखी हैं, बहुत सारी लाइनें लिखी हैं जो एक एक करके एग्जीक्यूट होगी, और इन्हीं लाइनों को क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट। एक चीज और समझो, जो स्टेटमेंट होते हैं ना, इनको लाइन बोलते हैं, बट इनको एक और नाम दिया गया है, स्क्रिप्ट। ध्यान रखना, स्क्रिप्ट का मतलब भी लाइन होता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट। ऐसी प्रोग्रामिंग जो एक एक लाइन करके चलेगी, पहले पहली लाइन चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। तो आपने अगर सुना होगा तो जावा स्क्रिप्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या पाइथन में भी सुना होगा कि पाइथन इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट, है ना। पहले पहली लाइन की कोडिंग चलेगी, फिर दूसरी लाइन की कोडिंग चलेगी, फिर तीसरा, ऐसा नहीं होगा कि पहले के बाद एक करके सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। उसी चीज को स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट का मतलब लाइन ही होता है, बट स्क्रिप्ट का एक और मीनिंग होता है, स्मॉल प्रोग्राम। छोटे जो प्रोग्राम होते हैं, मतलब छोटे मतलब कितने छोटे, एक या दो लाइन के प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन का प्रोग्राम, वन लाइन का प्रोग्राम, या दो लाइन का प्रोग्राम, मैक्सिमम दो लाइन है, इससे ज्यादा नहीं। तो ऐसे जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक या दो लाइन के होते हैं, उन्हें स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, छोटे मोटे प्रोग्राम, ठीक है। तो उन्हें स्क्रिप्ट के अंदर किया जाता है। तो पहली चीज, स्क्रिप्ट को लाइन भी कहते हैं, और दूसरी चीज, स्क्रिप्ट का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, वो होता है स्मॉल प्रोग्राम, एक लाइन की कोडिंग। अब आप बोलोगे सर हमने तो जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, चाहे वो सम है, एवरेज है, स्टूडेंट है, उसमें तो हमें 8-10 लाइनें तो लिखनी पड़ती है मिनिमम, हमने तो एक दो लाइन का प्रोग्राम नहीं देखा। तो कहाँ पे यूज होता है, जैसे आप यहाँ जाओ स्टार्ट पे, और यहाँ पे अगर आप बात करो शट डाउन की, तो शट डाउन की कितनी लाइन की कोडिंग होगी, एक या दो लाइन की। रीस्टार्ट की कितनी कोडिंग होगी, एक या दो लाइन की। उसके अंदर कोई मल्टीपल लैंग्वेजेस के कोड थोड़ी ना लिखे होंगे, एक या दो लाइन के अंदर इसे खत्म कर दिया गया होगा। तो स्क्रिप्ट प्रोग्राम वो होते हैं जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, जो एक, जैसे मुझे माई स्टार्ट करना है, तो माई स्टार्ट होता है तो सर्वर स्टार्ट होता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मैंने अगर माई स्टार्ट किया तो बैकग्राउंड में सर्वर स्टार्ट होगा। तो ये सर्वर कैसे स्टार्ट हुआ, जब मैंने उस पर क्लिक किया। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी देता हूँ 1/4 मेरा पासवर्ड है, या तो यहाँ पे मैंने कोई भी पासवर्ड दिया तो माई स्टार्ट हो गया। तो बैकग्राउंड में क्या हुआ, सर्वर स्टार्ट हुआ। तो सर्वर को स्टॉप करना, है ना, उसे स्टॉप करना, ये जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ये हम उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो ये सब छोटे मोटे प्रोग्राम को स्क्रिप्ट। तो सीधी सी चीज है, प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ लाइंस या सेट ऑफ स्टेटमेंट। उसी तरह से सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होगी,
सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात बोलूं तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम को अगर मैं एक जगह पे इकट्ठा कर दूं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। इसको ऐसे समझते हैं, मान के चलो हमने हमने जावा लैंग्वेज यूज करी और इसके थ्रू बनाया मैंने ओपन ऑफिस, जैसे एमएस ऑफिस होता है वैसे ओपन ऑफिस होता है। ओपन ऑफिस करके एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है? तो जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं ना, वो सारी चीजें। तो मान के चलो इसके अंदर पहला सॉफ्टवेयर था जिसका नाम राइटर होता है, जो एमएस वर्ड की तरह होता है। तो इसके अंदर मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए, पहले न्यू का बनाया, ओपन की कोडिंग करी, फिर सेव की कोडिंग करी, सेव एज की कोडिंग करी। तो ऐसे में कई सारे छोटे मोटे प्रोग्राम बना सकता हूँ। और कई सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम को मैं एक जगह पे कलेक्ट कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? एक राइटर सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, है ना? तो कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिला के हमने क्या बना दिया है? राइटर नाम का सॉफ्टवेयर बना दिया, है ना? तो कई सारे प्रोग्राम को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और समझो, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, सेट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। बट एक सिंगल प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। एक सिंगल प्रोग्राम को भी हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या सिंपल एनी वन प्रोग्राम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सॉफ्टवेयर। तो जो आप कहते हो ना कि ये हम यहाँ पे पेंट ब्रश का प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है, तो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बताया। तो लैंग्वेज के थ्रू हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम के थ्रू फिर क्या बनते हैं? सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में तीनों की डेफिनेशन लिख दी कि प्रोग्राम क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, लाइनों का जो समूह है, इस कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे या प्रोग्रामिंग कहेंगे। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, वो है प्रोग्रामिंग के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग तो मेजरली तीन तरह की प्रोग्रामिंग होती है। पहली होती है कंसोल। संस्कृति में आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप ये थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। कंसोल प्रोग्रामिंग, विंडो प्रोग्रामिंग, और तीसरी होती है हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग, वेबसाइट्स वगैरह बनाना, है ना? प्रोग्राम की जगह आप एप्लीकेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। कंसोल एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस के मतलब भी प्रोग्राम ही होता है। तो मेजरली तीन तरह की प्रोग्रामिंग होती है, ये मेन प्रोग्रामिंग है। ज्यादातर लोग यही सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या तो वो कंसोल प्रोग्रामिंग करेंगे, या तो वो विंडो प्रोग्रामिंग करेंगे, या तो वो वेब प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पहले हम वेब को समझते हैं, फिर इन दोनों पे आते हैं, क्योंकि वेब को समझना बहुत आसान है। क्योंकि आप नेट वगैरह चलाते हैं, आपको पता है कि जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और कुछ भी गूगल वगैरह ओपन करता हूँ, तो ये जो पेज खुल रहा है ये मेरा वेब पेज है। मुझे इसकी कोडिंग देखनी है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सोर्स कोड पे चला जाऊंगा। इसका सोर्स कोड का ये पेज सोर्स कोड। तो यहाँ पे देखो एचटीएमएल की कोडिंग देखने को मिलेगी कि गूगल ने कैसे की है कोडिंग। ठीक है, तो सोर्स कोड पे जाके आप देख सकते हो कि उस वेब पेज की कोडिंग कैसे की गई है। तो ऐसी चीजें जो वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं हम, उसे हम कहते हैं वेब प्रोग्रामिंग। तो पहले वेब प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। 6th 7th लेवल पे भी आपने ये चीज डिस्कस करी होगी। तो पहली चीज समझो, वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जिसके थ्रू हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, जिसके अंदर हम बहुत सारे वेब पेजेस को एक जगह पे कलेक्ट करके रखेंगे, उसे हम बोलेंगे वेबसाइट। दूसरी चीज, वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कई सारे ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी भी तरह का टेक्स्ट, किसी भी तरह की इमेज, किसी भी तरह का टेबल, किसी भी तरह का लिंक, है ना? ये सारे जो टॉपिक्स जो वेब पेज में आपको देखने को मिलते हैं, कई वेब पेज के अंदर आपको टेबल मिलेगी, कहीं लिंक मिलेगी, कहीं इमेज मिलेगी, कहीं सारे के सारे मिलेंगे। तो इन पूरी चीजों को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कहीं कहीं पे चार्ट भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे ग्राफ भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे शेप भी मिल जाते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट जो पेज के अंदर होते हैं, उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कई सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर हमारा एक वेब पेज बनता है और कई सारे वेब पेज से मिलकर हमारा एक वेबसाइट बनती है। दूसरी चीज, अगर मुझे वेब पेज को रन करना है,
तो वेब पेज को रन करने के लिए वी नीड अ ब्राउजर। अगर हमारे पास ब्राउजर नहीं है तो हम वेब पेज को रन करके नहीं देख सकते। और अगर हमें वेब प्रोग्रामिंग करनी है तो वी नीड टू लर्न, हमें सीखना पड़ेगा क्या, HTML लैंग्वेज। HTML तो सीखना ही है, CSS भी सीखना है, जावा स्क्रिप्ट भी सीखना है, और भी चीजें होती हैं जेंगो वगैरह, वो भी सीखना पड़ता है, फ्रेमवर्क है। तो उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट HTML से सबका थोड़ा बहुत नाता होगा, थोड़ा बहुत तो देखा होगा कि क्या होता है। तो ये जो पूरी तीनों पॉइंट हैं ये वेबसाइट के हैं कि वेब पेज क्या होते हैं। वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स दीज कंपोनेंट्स। अगर मुझे किसी भी वेब पेज को रन करना है तो मुझे ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। ब्राउजर मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, कोई भी एक ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे मुझे लर्न करने पड़ेंगे कौन कौन से टॉपिक, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अगर मुझे वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करनी है तो अगर आपको वेबसाइट वगैरह क्रिएट करनी है तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ वेब प्रोग्रामिंग एक्चुअल में है क्या। अब बात करते हैं ये दोनों चीजें क्या है, कंसोल प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं और विंडो प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं डिफरेंस में, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अब कंसोल प्रोग्रामिंग की और दूसरा विंडो प्रोग्रामिंग की। पहली चीज समझो, विंडो प्रोग्राम, कंसोल प्रोग्रामिंग को एक नाम दिया गया है CUI, और जो विंडो प्रोग्रामिंग है उसको एक और नाम दिया गया है GUI। ये टर्म भी आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, CUI, GUI। एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है, तो CUI का मीनिंग होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये किसका फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है CUI का। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसका मीनिंग क्या है उसको समझो, क्योंकि रटना बहुत आसान है। इंटरफेस, ठीक है, तो GUI का मीनिंग होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और इसका मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है क्या, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहां पे हम कमांड्स को रन कर सकें, या फिर सबसे ज्यादा किसका यूज होगा, कीबोर्ड का यूज होगा। भाई कीबोर्ड कहाँ, कमांड कहाँ से टाइप करोगे, माउस से तो टाइप होगा नहीं। अगर मुझे कोई भी कमांड लिखनी है तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कीबोर्ड। तो ऐसी जगह जहां पे मैं कीबोर्ड को ज्यादा यूज करूं कमांड चलाने के लिए, माउस का ज्यादा यूज ना हो, तो उस जगह को या उस प्लेस को बोलते हैं हम कंसोल स्क्रीन। और कंसोल स्क्रीन का एक और नाम होता है, स्क्रीन कह सकते हो या मॉनिटर कह सकते हो। ये इन्हीं चीजों के अल्टरनेटिव नेम है। कंसोल का अल्टरनेटिव नेम होता है स्क्रीन या मॉनिटर। और ये जो स्क्रीन या मॉनिटर होती है ये ब्लैक कलर में होती है बाय डिफॉल्ट, ब्लैक इन कलर। ये ब्लैक कलर में दिखेगी आपको ज्यादातर। अब मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूं तब आपको एक प्रीव्यू समझ में आएगा। तो जैसे आपको कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है, तो अगर आप यहाँ सर्च पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे कमांड प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करिए। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन हो जाएगी। रुक जाइए, थोड़ा हो रही है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की एक विंडो ओपन हो जाएगी। एक्चुअल में मैंने कलर व्हाइट करा है, आपका बाय डिफॉल्ट ब्लैक होगा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैंने इसका थोड़ा सा चेंज करके रखा है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की एक विंडो ओपन होगी जहां पे सी ड्राइव यूजर रवि IT, ये एक्चुअल में है क्या, इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं। सी ड्राइव मतलब सी ड्राइव के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक रवि IT नाम का फोल्डर है, और जो भी मैं काम करूंगा वो उस फोल्डर के अंदर हो रहा है। पर अभी देखो मेरे यहाँ पे दो ड्राइव है, एक है सी ड्राइव, एक है डी ड्राइव। इसको जूम कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा तो समझ में आए। एक है सी ड्राइव और एक है डी ड्राइव। तो अभी मेरा कंट्रोल कहाँ है, सी ड्राइव के यूजर फोल्डर के रवि IT फोल्डर के अंदर, यहां पे मेरा कंट्रोल है, ये देखिए। पर मुझे डी ड्राइव में जंप करना है तो मैं लिखूंगा D कॉलन और एंटर, तो मैं कहां पहुंच गया, डी ड्राइव में। तो यहां पे मुझे सी से अगर डी पे जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा एक कमांड। बिना इस कमांड के मैं सी ड्राइव से डी ड्राइव पे रीडायरेक्ट नहीं हो पा रहा। बट यही काम मुझे इस विंडो पे करना है जो पीछे दिख रहा है आपको। तो मैं डबल क्लिक करूंगा, माउस का यूज कर रहा हूं, डबल क्लिक किया, फिर इस पे मैंने डबल क्लिक किया, यहां पे आ गया मैं। और यहां पे मुझे फोल्डर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और इसका एक नाम दे दूंगा मैं कुछ भी अभी, रवि1। ठीक है,
अब मान के चलो इसके थ्रू मुझे फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक कमांड होती है, मेक डायरेक्टरी, एमडी कमांड। एमडी और जो भी फोल्डर का नाम देना है मैंने दे दिया तरुण, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप यहाँ पे जाके देखिए एक तरुण नाम का फोल्डर बन गया। तो जो काम मैं माउस से कर पा रहा हूं वही काम मैं कमांड के थ्रू भी कर पा रहा हूं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी को डॉस बोलते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? डॉस। बट अब इसे क्या बोलने लगे? कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इसी कमांड प्रॉम्प्ट को ही डॉस बोलते थे, जहां पे सारी वर्किंग कमांड बेस्ड होती है। तो कमांड बेस्ड स्क्रीन क्या होती है? जहां पे हम कमांड को चला सकते हैं, सारा काम कमांड के थ्रू होगा, कीबोर्ड के थ्रू होगा। जो हमारा माउस है वो ज्यादा यूटिलाइजेशन उसका नहीं है। बट अगर आप बात करो ये नोटपैड, ये जो सामने खुला हुआ है, यहाँ पे देखो मुझे इस फाइल पे जाना है, सेव पे जाना है, सेव एज पे जाना है, प्रिंट करना है, तो मुझे माउस यूज करना पड़ रहा है। तो इस वाली विंडो को, जहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको मैं विंडो बोलूंगा, इसको मैं स्क्रीन नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ माउस काम कर रहा है। जबकि यहाँ पे ज्यादा माउस काम नहीं करेगा, यहाँ पे भी कुछ फंक्शंस काम करें, बट देखिए करने नहीं दे रहा। ठीक है, तो ऐसी जगह जहां माउस का ज्यादा यूटिलाइजेशन ना हो, ज्यादा यूटिलाइजेशन कीबोर्ड का हो, उसे स्क्रीन बोलते हैं। और ऐसी जगह जहां माउस काम करता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? विंडो। ठीक है, तो यहां पर यहां पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब जहां पे माउस ज्यादा काम करता है और चीजें जो दिखती हैं वो ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखती है, ना कि कैरेक्टर फॉर्मेट में। ग्राफिकल फॉर्मेट का मतलब क्या है? सर ये ग्राफिकल फॉर्मेट मतलब क्या है? आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अगर आप इसको देख रहे हो दिस पीसी में, तो ये ग्राफ नहीं है, ये डायग्राम नहीं है, एक आइकन नहीं बना क्या? इसी आइकन को तो ग्राफ कह रहे हैं। बट अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाए, अगर मैंने जैसे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था अभी कुछ समय पहले, तो आप देखें यहाँ पे कोई ग्राफिक्स दिख रहे हैं क्या? सॉरी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जैसे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ऑन किया तो यहाँ पे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ कोई ग्राफिक्स नहीं है ना? तो स्क्रीन पे कभी ग्राफिक्स नहीं दिखेंगे, है ना? तो ऐसी जगह जो ग्राफिकल होता है, जहां माउस काम करता है, उसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। और इसी का एक और नाम होता है डेस्कटॉप। इसी चीज को हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं, जैसे इसको स्क्रीन बोलते हैं कंसोल को, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं हम? डेस्कटॉप। तो कहीं कहीं पे आपको सुनने को मिलता होगा डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग। तो डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग को भी हम क्या कहते हैं? विंडो प्रोग्रामिंग ही कहते हैं। अब बात आती है, जैसे हम स्क्रीन किस लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं? तो अगर आपने C++ प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत की है, तो जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है। वहां पे आता है एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, सम इज 30। क्या वहां माउस काम कर रहा है? वहां माउस काम नहीं कर रहा। आप जितनी भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं थ्रू किसके थ्रू कर रहे हैं? कीबोर्ड के थ्रू कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं वहां पर। और अगर आप देखें जो भी लेटेस्ट लैंग्वेज है आज की जो लेटेस्ट लैंग्वेज है, जैसे मैं बात करूं जावा या पाइथन, इनके थ्रू आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हो। बहुत सारी लैंग्वेज है, मैंने एक दो के नाम लिखे हैं। तो जो पुरानी लैंग्वेजेस थी वो किसके थ्रू बनी? वो क्या बनाती थी? स्क्रीन। जैसे अगर मैं बात करूं जो कमांड प्रॉम्प्ट अभी मैंने ओपन किया था, सीएमडी, ये जो सीएमडी है ना, ये भी C++ के थ्रू ही बना है, इसी लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया है इस वाले को। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये C++ के थ्रू बनाया गया है, ये ध्यान रखना। तभी तो ये स्क्रीन है, नहीं तो ये विंडो कहलाता। बट अगर आप याद करो कि जैसे जावा हो गया, डॉटनेट हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं इनके थ्रू विंडो बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं डॉटनेट की बात करूं तो इसने विंडो एक्सपी, विंडो 10, ये सारे सॉफ्टवेयर बनाए विंडोज पे। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो C++ से बना है, वो है डॉस, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जिसका एक दूसरा अल्टरनेटिव नेम क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट। और दूसरी चीज जो विंडो के वर्जन होते हैं जहां पे माउस काम करते हैं, जैसे हमारा विंडो 11 है, यहाँ पे मैं माउस वगैरह चला सकता हूँ, तो इस जगह को बोलते हैं हम क्या? इस जगह को बोला जाता है विंडो या डेस्कटॉप, जहां माउस काम करे, सीधी सी चीज है। और जहां कमांड काम करेगा या कीबोर्ड काम करेगा उसे हम बोलेंगे अपना स्क्रीन या मॉनिटर। तो ये दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है। तो जब आप सीखते हो एकदम शुरुआत में प्रोग्रामिंग, तो C++ सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कंसोल पे ज्यादा जोर देना है। फिर धीरे धीरे आप जब एडवांस लैंग्वेजेस पे जाते हो तो आपको विंडो प्रोग्रामिंग में जाके GUI वाली प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। तो आज की डेट में ये GUI पार्ट ही चल रहा है। ठीक, एक अंतर और होता है, वो ये है कि इट इज अ सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर, या इट्स क्रिएट, ऐसा लिख सकते हो, इट्स क्रिएट सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर।
और इट्स क्रिएट मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। अब इसका मीनिंग क्या है सर? इट्स क्रिएट, बता रहा हूं, मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर, ये मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है सर ये सिंगल यूजर या मल्टी यूजर होता क्या एक्चुअल में? तो देखो, कई जैसे आपने एंटीवायरस देखा होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एंटीवायरस भी दो तरह के आते हैं, एक सिंगल यूजर आता है, एक सीडी परचेस करो, उसे एक लैपटॉप पे डालो, फिर उस वाली की को आप दूसरे पे यूज नहीं कर सकते, उस वाले सॉफ्टवेयर को दूसरे लैपटॉप पे यूज नहीं कर सकते उस एंटीवायरस को। पर एक मल्टी यूजर एंटीवायरस भी आता है। उसमें क्या होता है कि आप एक पैक खरीद लो, 4 का पैक या 5 का पैक, तो आप एक ही की से आप 5 लैपटॉप पे एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हो, एक ही की के थ्रू। तो अगर आप देखो, जब पुराना टाइम था, जब डॉस वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं आज की डेट में, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं आज की डेट में, इसी का दूसरा नाम था डॉस। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, शुरुआत में तो विंडोज वगैरह होते नहीं थे, तो इसको किस लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया है? सीसी प्लस प्लस के थ्रू बनाया गया। तो ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। बट जैसे ही थोड़ा जमाना बदला, तो यहां पर क्या बनाए गए? विंडोज 10। विंडोज 10। तो ये जो प्रोडक्ट है ना डॉस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। पर अगर आप देखो, अगर मैं टाटा बिरला होता या कुछ में बड़ा कंपनी का मालिक होता, पुराने जमाने की बात देखो, और मेरे पास 1 लाख लैपटॉप है, तो मुझे 1 लाख सीडियां परचेस करनी पड़ती थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्योंकि पेन ड्राइव का उतना जमाना नहीं था। फ्लॉपी चलती थी, फ्लॉपी चलती थी, सीडीज चलती थी, है ना? तो वहां पे मुझे 1000 फ्लॉपीज या 1000 सीडी परचेस करनी पड़ती थी, एक, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पे वर्क करेगा, दूसरे लैपटॉप पे काम ही नहीं करेगा। बट जब से विंडोज आए हैं, तो आप आईएसओ डाउनलोड करो, उसको पेन ड्राइव पे बूटेबल बनाओ, जितने भी लैपटॉप पे डालना है आप डालते रहो, उसे इंस्टॉल करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और दिस इज कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ये बनाई किसके थ्रू है? सीसी प्लस प्लस। और कोई भी चीज जो सीसी प्लस प्लस के थ्रू बनाई गई है, वो सिंगल यूजर की कैटेगरी में आएगी। तो ध्यान रखना, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये जो जावा लैंग्वेज है, ये मल्टी यूजर की कैटेगरी में आता है, सिंगल यूजर की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है? तो मेजरली कितने तरह की प्रोग्रामिंग हमने देखी? हमने देखी 3 तरह की मेन प्रोग्रामिंग जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। कंसोल प्रोग्रामिंग, विंडो प्रोग्रामिंग, और तीसरी थी हमारी वेब प्रोग्रामिंग। ठीक? तो 3 कैटेगरी में प्रोग्रामिंग को डिवाइड किया गया है। बट आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो 12 से 15 टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। कुछ के नाम देखते हैं, बस कुछ के, ज्यादा नहीं। मेजर ये 3 ही होती हैं। ज्यादातर लोग जो काम करते हैं वो इन्हीं 3 प्रोग्रामिंग करते हैं। या तो वो वेबसाइट बना रहे होंगे, या तो वो कंसोल स्क्रीन बना रहे होंगे। कंसोल स्क्रीन का एक और एग्जांपल बताऊं, ये माइस्क्वेल, जो 12th में अगर आपने पढ़ा हो, अगर सीएस वगैरह लिया हो, तो माइस्क्वेल में भी क्या होता है? कमांड्स वगैरह रन होती हैं। ये माइस्क्वेल है। यहाँ मैंने पासवर्ड डाला, मुझे सारे डेटाबेसेस देखने, तो मैं लिखूंगा शो डेटाबेसेस। तो जहां कमांड चल रही है उस जगह को हम बोलते हैं स्क्रीन। ये सॉफ्टवेयर भी सीसी प्लस प्लस के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे सारी चीजों को, कुछ भी काम करना है तो आपको एक कमांड देनी है, तभी काम होगा। ये 12th वालों को अगले साल आएगा, 11th वालों को अभी नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जावा के थ्रू हम लगभग तीनों तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी। बट और भी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से कुछ एक आध नाम देख लेते हैं। आपने डेटा साइंस सुना है? डेटा साइंस क्या होता है? किसी ने भी डेटा साइंस सुना है? डेटा साइंस सुनिए किसी ने, क्या होता है? एनी आइडिया? अब मैं एक एक का नाम लेके बोलूं क्या, तभी बताओगे? चलो, गीतेश। मैं, ये कौन है भाई गीतेश? इसमें नाम आ रहा है, नाम चेंज कर लेना अगर स्कूल के वो बच्चे हो तो। हिमांशु, हिमांशु अनम्यूट करो अपने आप को। अगर हाँ, बताओ जरा, डेटा साइंस का मतलब पता है क्या? नहीं, मैंने सिर्फ डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट सुना है बस। चलो ठीक है, अभी म्यूट कर लो, है ना? म्यूट करो अपने आप को। देखो, डेटा साइंस क्या होता है? आपने पाइथन में सुना होगा, अगर डेटा साइंस थोड़ा बहुत कुछ ऐसी लैंग्वेज सुनी है, तो पाइथन में सुनी होगी कि डेटा साइंस पे बड़ा काम चल रहा है आज की डेट में। डेटा साइंस होता क्या है? हमारे डेटा को एनालिसिस करना। जो हमारे डेटा होता है उससे एनालिसिस करो,
और उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करो, उसे बोलते हैं डेटा साइंस। अभी ये क्या है सर, ये वर्ड तो समझ में नहीं आ रहा। चलो रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं जब आप, तो आपकी एक हिस्ट्री जनरेट होती है, हिस्ट्री। और जो जो आप हिस्ट्री में देखते हो उसी तरह के ऐड आपको दिखाई जाते हैं, उसी तरह के आपको क्या दिखाए जाते हैं, ऐड सर्व किए जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आपका डेटा एनालिसिस हो रहा है। उनके पास आपका पूरा डेटा है कि आप क्या देख रहे हो, दिन भर कारों के ऐड देख रहे हो, या दिन भर आप मोबाइल्स के ऐड देख रहे हो, दिन भर पिक्चरें देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, सब यूट्यूब को पता है, क्योंकि वो सारी चीजें हिस्ट्री पर रिकॉर्ड हो रही हैं, और उसी हिस्ट्री के हिसाब से आपको ऐड दिखाए जा रहे हैं। अगर आप कार के ऐड ज्यादा देखते होगे तो आपको यूट्यूब पे भी सजेशन कार के आते होंगे, आपको खाना बनाने के ऐड नहीं आएंगे। तो ये जो पार्ट होता है डेटा को एनालिसिस करने का पार्ट, इससे आपको टारगेटेड एड दिखाए जाते हैं, है ना। तो इसी पार्ट को बोला जाता है डेटा एनालिसिस। ये आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है, आज की डेट में। दूसरी एक प्रोग्रामिंग होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये तो सिलेबस में भी था मेरे ख्याल से संस्कृति के, या नहीं था? संस्कृति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनी आइडिया? सर वो सर मतलब अच्छा अभी आप, के ज़माने में जो चल रहा है जैसे रोबोटिक्स एंड ऑल। वेरी गुड। आर्टिफिशियल का मतलब है ज्वेलरी नहीं होती क्या, आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखते हैं अपन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट करो ना। आर्टिफिशियल जिसमें जान नहीं होती, है ना। जिसे कहेंगे भौतिक चीजें। अब भौतिक का मैं इंग्लिश एक और नहीं ढूंढ पा रहा, अच्छा वर्ड होता है जो जिसमें जान नहीं होती, उन चीजों को आर्टिफिशियल बोलते हैं हम एक्चुअल में, है ना। जो कृत्रिम होती है, मेन मेड, बहुत अच्छा शब्द मिल गया। जो हमारे द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं, जैसे रोबोट्स हो गए, या आपने चैट जीपीटी सुना होगा, या आपने इमेज को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने का एक सॉफ्टवेयर देखा होगा, कि आप एक फोटो खींचो, उसमें जो भी लिखा है वो कैरेक्टर में कन्वर्ट होकर नोटपैड में सेव हो जाता है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, और आज की डेट में यही चल रहा है। ठीक है, मेन मेड। तो रोबोट्स वगैरह अगर सिंपल बोलूं, तो यहाँ पे मैं एक ही नाम लिख देता हूँ, रोबोट्स। अब रोबोट्स में अगर मैं बात करूँ, जो टॉयज वगैरह आप चलाते हो ना, मतलब बच्चों को दिलाते हो, तो वो भी तो एक रोबोटिक का ही पार्ट है, जो आप रिमोट से गाड़ी कंट्रोल कर रहे हो। तो बोलते हैं आर्टिफिशियल। एक होता है मशीन लर्निंग, इसका कोई आइडिया? भाई थोड़ा सा एक ही तरफ से कन्वर्सेशन ना हो, जिसको भी थोड़ा बहुत पता है वो बताए। मशीन लर्निंग सुना है एनीबडी? जो मशीन से काम हो सर। नहीं, देखो ऐसी चीजें मशीन हमसे सीखें, जैसे श्री, एलेक्सा। एग्जाम्पल से याद रखो ना, मशीन हमारे जो कंटेंट है उससे सीख रहा है। हम जो भी उससे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, या ओके गूगल हम बोलते हैं, ये सब क्या है? ये मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे सॉफ्टवेयर, यार सिंपल सी चीज है, मशीन हमसे वॉइस इनपुट ले रहा है या किसी भी तरह से इनपुट ले रहा है, और हमारे कंटेंट को समझने की कोशिश कर रहा है। वो पहली बार में शायद आपको आंसर ना दे पाए, कि एक अच्छा जोक सुनाओ, तो शायद उसको ना मिले, पर ऐसे 4-5 क्वेश्चन किसी को मिले, तो वो अपने आप से सीख रहा है कि लोग किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस तरह की चीजें करते हैं, और फिर वो एक दिन आपको आंसर जरूर देता है उस चीज का। ठीक है, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये मशीन लर्निंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। सेवेंथ, आपने एक आईओटी सुना होगा। आईओटी मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। या अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है, पहले जो नेटवर्क का यूज होता था, नेटवर्किंग, नेटवर्क मतलब वायर के थ्रू 5-6-10 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दो। तो फिर क्या होने लगा कि हम सोशल नेटवर्किंग करने लगे, हम नेटवर्क के थ्रू लोगों को जोड़ने लगे, पीपल्स को जोड़ने लगे। तो उससे नाम दिया गया सोशल नेटवर्किंग। मतलब मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, कोई यूएसए में मेरा कोई भाई दोस्त है, वो वहां पे जितनी भी पब्लिक है, मैं उनसे कनेक्ट हो सकता हूँ, लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ। तो उसे बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। बट जब हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने लगे, तो उसको नाम दिया गया आईओटी। आईओटी मतलब क्या हो गया? जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, हम घर में घुसे और लाइट बंद हो जाती है या चालू हो जाती है घर से निकलने पे। एसी हम वाईफाई से बंद कर सकते हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं तो भी। तो ये सारे जो होते हैं डिवाइसेस को आपस में सिंक कर देना, उससे कनेक्ट कर देना, उन सभी प्रोग्रामिंग को आईओटी के अंदर रखा है। एक न्यूरो प्रोग्रामिंग होती है। न्यूरो मतलब दिमाग की बीमारी, तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये मेडिकल से रिलेटेड है कुछ। न्यूरो 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 प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो प्रोग्रामिंग क्या होती है?
मेडिकल से रिलेटेड है ये। मतलब आपने देखे होंगे ना, वो धड़कन वगैरह चलती हैं, पिक्चरों में भी देखा होगा, जाता है तो एकदम लाइन आ जाती है, तो वो भी तो सॉफ्टवेयर हैं, पर वो मेडिकल सॉफ्टवेयर हैं। आपने देखा होगा कि जब आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो डिजिटली कन्वर्ट होकर आ जाता है मशीन में। तो ये जो मेडिकल टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, जो मेडिकल फील्ड में यूज होती है, उसे न्यूरो के अंदर रखा जाता है। जैसे न्यूरो का मतलब होता है दिमाग की बीमारी, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैंने 2-4 नाम और गिनवा दिए हैं। ठीक है, तो मेजरली वर्क कितने पे होता है? केवल 3 पे। ये हमारे रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यही बनाया जाता है। किसी से भी पूछो, या तो वो वेबसाइट बना रहा होगा, या तो वो किसी तरह का विंडो डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग बना रहा होगा। इसके अलावा वो दूसरा काम कर ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो आउटडेटेड हो गया, तो ज्यादा इस पे काम नहीं होता। बट ये सीखने के लिए अच्छा है। कंसोल का मतलब है C++। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जितना अच्छा कॉन्सेप्ट C++ में ऊप्स का है ना, उतना यहाँ पे किसी का भी नहीं है। यहाँ पे इतना टफ है ऊप्स कि अगर आपने यहाँ पे ऊप्स सीख लिया तो ये सब नॉर्मल ही है, सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मदर लैंग्वेज के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है फर्स्ट ईयर में, बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। किसी को डाउट है व्हाट इज प्रोग्रामिंग? एनी बडी? किसी को डाउट है? ऋषिता नो सर। और अक्षता? सर जैसे आपने बोला कि सी और C++ सिर्फ स्क्रीन दिखाने के लिए अपन यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा नहीं बनाते। नहीं, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, ये लिखा है ना मैंने। हाँ डॉस। सर, पर मतलब वहाँ बोलो पे बोलो। माउस और इन सब का यूज नहीं होता आप बोले, नहीं होता, पर नहीं जैसे होता। यूनिक्स और लिनक्स तो सी में ही बने हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो यूनिक्स और है ना, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मेरी बात को समझो, एक चीज और बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना आप लोग। अनम्यूट म्यूट कर लो बेटा। देखो, मेजरली 2 कंपनियां हैं, एक है माइक्रोसॉफ्ट और एक है सन माइक्रो। एप्पल को मैं अलग रख रहा हूँ, एप्पल को अभी इस कैटेगरी में नहीं ला रहा हूँ। 2 कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे ज्यादा मार्केट पे छाई हुई है। तो सबसे पहले जो सन माइक्रो कंपनी थी, इसने अपना पहला प्रोडक्ट बनाया यूनिक्स। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। अब ये जो ओएस है ना, ये स्क्रीन बेस्ड है, मतलब ये भी C++ में बना है। और ये प्रोडक्ट किसका है? ये प्रोडक्ट है सन माइक्रो का। इसमें समथिंग 1000 के आसपास कमांड्स होती है, मतलब ये थोड़ा टफ चलता है ना। बट माइक्रोसॉफ्ट ने इससे चुराई चीजें, चुराई मतलब उसे सिंप्लीफाई कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट जाना ही जाता है यूजर फ्रेंडलीनेस की वजह से। विंडो को यूज करना इतना आसान है कि लाइनक्स पे लोग शिफ्ट ही नहीं होना चाहते, है ना। तो इसने इस यूनिक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा, किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, और अपना एक वर्जन बना दिया डॉस। और इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया। मान के चलो, अगर इसके पास 1000 कमांड्स है तो इसने 500 कमांड में पूरी चीजें समेट दी, और इसे और भी सिंप्लीफाई कर दिया यूनिक्स से। दूसरी चीज, फिर जमाना चेंज हुआ, 10-15 साल हो गए, तो फिर जीयूआई आए, क्योंकि ये तो सब सीयूआई बेस्ड थे, सीयूआई था ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था। बट जब थोड़ा जमाना चेंज हुआ तो फिर विंडोज बनने लगे। तो यहाँ पे इसने बनाया विंडोज, इसने बनाया लाइनेक्स। किस कंपनी ने बनाया? सन माइक्रो। पर लाइनेक्स पहले बना, फिर विंडो ने चुराया, मतलब फिर कंपोनेंट चुराए और उसे और अच्छा बनाया। ठीक है, फिर लाइनेक्स। तो ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये थोड़ा किसी लैंग्वेज के थ्रू बना होगा। अगर मान के चलो, इसकी भी बताता हूँ लैंग्वेज क्या है, तो ये जीयूआई प्रोजेक्ट है। अब अगर ये जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट बनाता है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है .NET, VB.NET, C#.NET, ASP.NET, ऐसी लैंग्वेजेस। और जो यहाँ पर होता है सन माइक्रो, इसकी लैंग्वेज है जावा। जावा इज अ प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रो कंपनी। तो इनके जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो जावा पे बनते हैं, और इनके जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो .NET पे बनते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गई, ये तो इनकी लैंग्वेज है अलग। तो इनका डेटाबेस भी होगा जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। तो इसके दो डेटाबेस हैं, एक MS एक्सेस पे भी काम कर सकते हो, एक SQL सर्वर नाम का भी डेटाबेस है, जो .NET के साथ इनबिल्ट आता है, इसके साथ इनबिल्ट आता है। बट इसका भी अपना है। इसका जो था, इसका जो प्रोडक्ट है डेटाबेस, वो है ओरेकल। ओरेकल इज ए प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रो कंपनी। ठीक है, और आज सन माइक्रो कंपनी ने अभी कोविड के टाइम पे माइस्क्यूएल को भी खरीद लिया। पहले माइस्क्यूएल फ्री ऑफ कॉस्ट था, पहले माइक्रोसॉफ्ट को कोई भी फ्री में यूज करे, फ्री में डाउनलोड करे, यूज करे, पर अब इसका लाइसेंस हो गया क्योंकि ओरेकल कंपनी ने इसे परचेस कर लिया है। तो इट इज अ डेटाबेस
ऑफ विच कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो कंपनियों का डिफरेंस है ना, काम दोनों चीजें में सेम हो रहा है। अब जैसे सी प्लस तो ओपन सोर्स है, कोई भी डाउनलोड करे, कोई भी यूज करे, कोई सॉफ्टवेयर बना के बेचे, कोई केस नहीं होता। बट अगर आप जावा पे सॉफ्टवेयर बना के उसे कमर्शलाइज कर दो या डॉटनेट का लाइसेंस बना लो और प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बना के बेचने लगो, तो ये आपको पकड़ के आप पे जुर्माना लगा देंगे, क्योंकि आपने इससे लाइसेंस फीस ही नहीं ली है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दो, अगर आपका बीओबी में अकाउंट है तो जावा इंस्टॉल करना जरूरी होता है। अगर आप यहाँ पे बीओबी की साइट खोलते हो ना, और अगर मेरे सिस्टम पे जावा का सॉफ्टवेयर नहीं डला तो आप बीओबी की साइट नहीं खोल सकते बैंक ऑफ बड़ौदा की। क्यों? उसमें जावा की सिक्योरिटी लगी हुई है। ये अगर पैसे ले रहे हैं तो आपको कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका सॉफ्टवेयर हैक ना हो सके। तो बैंकिंग ज्यादातर सॉफ्टवेयर मैंने इस पे देखे हैं, पर जो एसबीआई के हैं वो शायद डॉटनेट यूज करते हैं। मैंने वहां पे एएसपीएक्स करके ज्यादा एक्सटेंशन देखा है। एएक्सपीएक्स वेब पेज के जो एक्सटेंशन होते हैं वो ज्यादा चलते हैं, तो वो शायद एसबीआई जो है वो डॉटनेट यूज करता है, और जो बीओबी बैंक है ना वो जावा की मतलब जावा की फैसिलिटी यूज करता है। समझ में आ गई बात? किसने पूछा था क्वेश्चन? यस सर। बात समझो, प्रोडक्ट अलग है, मतलब दो कंपनी अलग है। अब यहाँ पे मैंने एप्पल को इंक्लूड नहीं किया, एप्पल के अपने अलग सिस्टमेटिक है, उनका अलग ही चल रहा है। ठीक है, चलो। हाँ सर। जो गिटहब है वो किसका प्रोडक्ट है? गिटहब सुना हो तो, गिटहब सुना होगा। गिटहब इस समय माइक्रोसॉफ्ट ने परचेस कर लिया, ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट हो गया गिटहब। तो ये सारी कैटेगरीज होती थी। तो यहाँ पे मैंने दो ऑपरेटिंग सिस्टम बताए। अब विंडो मतलब लिख रहा हूँ विंडो 10 वगैरह जो भी हो सकता है। लाइनेक्स के भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, मिंट लाइनेक्स आता है, अपना काली लाइनेक्स आता है। देयर आर मल्टीपल वर्जन, क्योंकि ये तो फ्री है, बट ये पैसे देने पड़ेंगे इसमें, ये फ्री नहीं है। लाइनेक्स वाला जो पार्ट है लगभग सब फ्री होता है यहाँ पर। इससे लाइनेक्स में वायरस ही नहीं आते। विंडो में तो वायरस मतलब मुझे तो लगता है कि जो भी कंपनी है वो वायरस हमेशा विंडो के लिए बनाती है, लाइनेक्स के लिए, क्योंकि लाइनेक्स का नेटवर्किंग बेस्ड बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं सर्वर वाले काम पे जाओगे ना, जहाँ पे बहुत सारे सर्वर से रिलेटेड काम होता है, वहाँ लाइनेक्स यूज करते हैं, वहाँ विंडो यूज नहीं करते, क्योंकि लाइनेक्स के पास नेटवर्किंग बेस्ड बहुत अच्छा है। नेटवर्क वाली जो काम होते हैं ना, कि दो लैपटॉप को आपस में जोड़ना या दो सर्वर्स के बीच में अच्छा सिंक्रोनाइजेशन करना, ये नेटवर्किंग वाला पार्ट बहुत अच्छा है लाइनेक्स का। बट विंडो का इतना अच्छा नहीं है, विंडो गेमिंग वगैरह पे ज्यादा अच्छा है ना। एप्पल किस पे अच्छा है? मल्टीमीडिया में, मतलब उसमें यूट्यूब के वीडियोस बनाना, उसको कट करना, उसके रेंडरिंग करना, मतलब यूट्यूब के वीडियोस वगैरह बनाना, वो उसके लिए अच्छा लैपटॉप माना जाता है एप्पल का। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग अलग चीज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, और ये अलग अलग कंपनीज हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट खत्म हो गया कि भाई व्हाट इज प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग कितने होते हैं। मेजरली आपको 3 याद रखने, बट अगर कोई भविष्य में कुछ पूछ ले और भी एग्जाम्पल बताओ तो यहाँ से आप